नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत सारी खबरें हैं और खासकर ये देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं पीओके में बहुत जबरदस्त विद्रोह चल रहा है। और ये विद्रोह है चीन के खिलाफ, ये विद्रोह है पाकिस्तान के खिलाफ। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रंप के महाभियोग को लेकर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन महाभियोग हो नहीं पाएगा। ये हम आपको बताएंगे, इसके पूरा लेखा जोखा अंक गणित बताएंगे। लेकिन आइए 4 बजे की 5 बड़ी खबरें फुल एंड फाइनल में हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। क्या क्या खबरें आइए देखते हैं। पीओके में पाक चीन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह, आजाद पत्तन इलाके में सड़कों पर उतरे लोग। और यह बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आरएसएस के खिलाफ जहर उगला है। आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस को बताया उग्रवादी संगठन। पाकिस्तान यह कह रहा है। अपने नए वीडियो में बदले से दिख रहे हैं ट्रंप के अंदाज। बाइडेन ने कहा अर्जेंट बेसिस पर करो ट्रंप पर कार्रवाई। सीधे तौर पर ट्रंप का एकदम वीडियो अलग है, लेकिन चीन की कोरोना छिपाने की साजिश। वुहान पहुंची डब्ल्यूएचओ की टीम, 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन। चीन का एक और झूठ आया सामने, चीन की कोरोना वैक्सीन ब्राजील में ट्रायल स्टेज में फेल हो गई है। कोरोना वैक्सीन चीन की ब्राजील में फेल हो गई है। लेकिन शुरुआत पीओके में पाक चीन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह सीधे दिखाने। पीओके में चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जबरदस्त विद्रोह। आजाद पत्तन इलाके में लोग सड़कों पर विद्रोह कर रहे हैं। पीओके के लोग चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ लगातार कर रहे हैं विरोध। मैं चाहूंगा इसके बगल में सीधे विजुअल्स दिखाएं। ये तस्वीरें मैं आपके सामने फुल फ्रेम पर दिखाना चाहूंगा, देखें जरा। यहां पर पाक चीन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह है। पीओके में चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये देखें आप किस तरीके से विरोध चल रहा है। एक तस्वीर ये है, मैं चाहूंगा इसके बगल में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ब्रेकिंग दिखाएं। और यहां पर एक तस्वीर यह है, अब मैं चाहूंगा एक बार फिर से दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएं। वो जो रात की तस्वीरें दिखाइए जरा, वो रात की तस्वीरें फुल स्क्रीन पर खोलें, इसका ऑडियो दिखाएं। मैं चाहूंगा ये जो पहले दोनों तस्वीरें थी, दोनों को एक साथ दिखाएं स्प्लिट स्क्रीन में। पहले जो हमने तस्वीर दिखाई और ये देखें किस तरीके से ये चीन के खिलाफ, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ये विरोध की आवाज है। सीधे चलूंगा मनीष शाह के साथ। मनीष, ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है ये बहुत कुछ बता रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक नारा लगता है कि दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ, नीलम झीलम को बहने दो, हमें जीने दो। इस भावना के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोग लगातार पाकिस्तान और चीन के इस नापाक गठबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मकसद है कि नीलम और झेलम नदी को बचाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक करार किया है जहां पर कि आजाद पट्टन और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाना है 700 मेगावाट का। और इसके लिए इन दोनों नदियों को बर्बाद करने की इनकी साजिश है और उसके खिलाफ ही वहां के लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वो मशाल रैलियां निकाल रहे हैं, कभी कभी तो वो चीनी सुरक्षा कंपनियों के लोगों तक को खदेड़ कर भगा रहे हैं। इस तरह के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के हालात वहां रोज बन रहे हैं। निशान, आप जो बता रहे हैं मैं जाऊंगा, एक यहां पर जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, वो जरा ध्यान से देखें आप किस तरीके से ये देखें विरोध। वहां पर टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ये पीओके की हकीकत है जिसको कुछ भी करके पाकिस्तान दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान, उनको इंट्रोड्यूस करने चाहूंगा। यहां पर सबसे पहले एक बहुत शानदार लेजेंडरी इंसान मेरे साथ जनरल लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा सर हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्रिसाइज। और प्रोफेसर राजन कुमार जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं। बट सर, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, व्हाट अ कमेंडेबल स्पीच यू हैव सर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सबसे पहले मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरा क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर से। सर, पीओके में आवाज दबाने की कोशिश, वहां पर सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि किस तरीके से ये लोग किस हद तक उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आज की नई बात नहीं है, ये बहुत दिन से चला आ रहा है। आप देखें कि पिछले कई एक सालों से जिस तरीके से कि पाकिस्तान की हुकूमत और उनके आर्मी चीफ की जो हुकूमत चल रही है,
वो लोकल पॉपुलेशन को किस तरह से सप्रेस करती है, और कोई वहाँ पे किसी किस्म की डेवलपमेंट का तो नाम और निशान नहीं है। ना वह कॉलेज चलते हैं, ना वह स्कूल चल रहे हैं, ना वो सड़कें बन रही हैं, ना उनको किसी किस्म की सहूलियत है, बल्कि उसको एक प्रोविंस डिक्लेयर करके और उस पर राज करने की कोशिश हो रही है कई एक सालों से। देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक बड़ी भारी चीज़ से दुखी इस मारे भी है कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इस इलाके से गुजर रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट उसके इलाके के लोगों को एक रत्ती भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि इसका बेनिफिट हमें मिले, लेकिन चाइना उसको एक इकोनॉमिक इशू की तरह देख रहा है, एक अपनी रियासत की तरह देख रहा है, अपने एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा है कि जितना मैं यहाँ से खसोट सकूँ मैं खसोट लूँ। और पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिकली इस इलाके में चाइना को बिक चुका है, और ये हालात पैदा हो गई हैं कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सरकार का इस इलाके में कंट्रोल कहीं ज़्यादा कम हो गया बनिस्बत चाइना के। तो आज की हालात जो आप देख रहे हैं, जो ख़ास तौर से हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में है, वो एक नई खबर नहीं है, बल्कि ये तो पीरियोडिकली निकलता रहता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे कुछ साल भर पहले हमारे इंडिया में भी ये बात उड़ी थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड को क्लियर करने के लिए हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही वहाँ से टूटना चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में जो कश्मीर है, जो श्रीनगर वैली है, जो JNK है, वह किस किस्म से तरक्की हो रही है, वह किस किस्म से इंडस्ट्री की बात होती है, वह किस किस्म से एम्प्लॉयमेंट की बात होती है भारत के अंदर, ये बातें उनको पता हैं। तो उनको मालूम चल रहा है कि एक तरफ तो कश्मीर है इंडिया का हिस्सा, और एक तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ है, ना कोई तरक्की होती है ना कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ये क्यों करती है? सर, आप उन्हें भी जो मालूम बता है कि रहे एक न एक दिन तो ये हमारे हाथ से काफी अपने आप में हैरान करने वाली बात है जन साहब, लेकिन मैं इसमें कुछ और डिटेलिंग ऐड करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप बाद में हम दोनों जगह विजुअल सिखा सकते हैं। ये जरा सीधे वॉल पर हम चलते हैं, देखिए जरा यहां पर ये किस तरीके से जो मेरे पास जो जानकारी आ रही है, ये POK के आजाद पत्तन इलाके में पाक चीन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह है, और ये नंबर 1। नंबर 2 चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये देखें POK में चीन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विरोध में लोग सड़कों पर कर रहे हैं प्रदर्शन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इसके अलावा POK के टीचर्स ने भी पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। POK पर कब्जा जमाए रखने के लिए इमरान सरकार पर, पुलिस सेना पर पैसा लुटाने का आरोप है। POK टीचर का आरोप है कि सेना को खुश करने के लिए इमरान सरकार पब्लिक पर अत्याचार कर रही है। मैं इस चीज पर आगे बढ़ूंगा और मैं सीधे प्रोफेसर राजन कुमार के पास जाऊंगा। सर, एक चीज हम जो देख रहे हैं वो ये है कि POK के लोग अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की जिंदगी से कंपेयर करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वहां पर हालात काफी बेटर हैं और हमारे यहां इतने बदतर हैं कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल या तो मजदूरी के लिए होता है या टेरर कैंप्स के लिए होता है। निशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। POK के लोग बिल्कुल पाकिस्तान से खुश नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे एक नया लॉ लाके उसको अपना जो प्रोविंस है उसको इंटीग्रेट कर लिया था, और पाकिस्तान की हालत अभी बहुत ही खराब है। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसके कहाँ से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आर्थिक समस्या बहुत बड़ी है वहाँ पे। IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरे कोई भी जो बैंक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसको लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ मजबूरी यह हो जाती है वो चीन पे डिपेंडेंट हो जाता है, और इसी कारण से आप देखें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और दूसरे जगहों पे भी वो चीन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया। लेकिन चीन का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो कि वो देश कर्ज में डूबता है, और दूसरा कि अपने लेबर लेके आता है, वो अपने सारे जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आता है। तो जो इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रमोट हो सकता था वो नहीं होता है, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है दूसरे इन्वेस्टमेंट से वो नहीं मिल पाता है। और एक बहुत बड़ी समस्या इन्वायरमेंटल इशू भी है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो जो एरिया है धीरे धीरे चीन के कब्जे में जा सकता है, जो वहाँ के रिवर्स हैं वो वहाँ पे खराब हो रहे हैं। तो इस कारण से काफी आक्रोश है वहाँ पे पाकिस्तान के स्टेट पॉलिसी को लेके, और जो चीन का इन्वेस्टमेंट है उसको भी लेके काफी आक्रोश है। इसी कारण से आप देखते हैं कि अक्सर वहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। सर, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन आ रही है और इसमें मैं अचल सर के पास आऊंगा। कश्मीर के बाद RSS के खिलाफ UN पहुंचा पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में RSS के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान ने UN में की RSS पर बैन लगाने की मांग। मैं चाहूंगा बगल में जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अगर दिखाएं जो UN में उनके जो नुमाइंदे हरकत कर रहे थे। यहां पर पाकिस्तान ने UN में की है RSS पर बैन लगाने की बात। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने BJP के खिलाफ भी मोर्चा खोला UN में।
अब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान क्या कहना चाहता है बगैर प्रूफ, बगैर सबूत के। मैं चाहूंगा आप विजुअल्स जो भी है उसके साथ लेने आइए, सीधे चलते। मनीष, क्या है ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम? कल हमने देखा कि अलकायदा वाले इशू पर चाइना ने हमारे रास्ते को ब्लॉक किया परसों, और आज हम देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए निशांत, हमें यह देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 1267 कमेटी है एंड 1373 कमेटी है, ये दोनों कमेटी ग्लोबल टेररिस्ट को बैन करती है और इसके 80% लोग पाकिस्तान से आते हैं। यानी ग्लोबल टेररिस्ट में से 80% लोग पाकिस्तान से आते हैं। ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान ये देख रहा है कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी मेंबर है, तो दबाव बनाने के लिए कभी बीजेपी के नाम पर, कभी संघ के नाम पर, और इमरान खान की वही घिसी पिटी पुरानी बातें कही जाती है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, आरएसएस इस तरह का संगठन है, उसको दुनिया को बैन करना चाहिए। आपको याद होगा जब हम और आप वहाँ पर न्यूयॉर्क में थे, तब भी इमरान खान अपने स्पीच में इसी तरह की बातें करते हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान ये दिखाए कि भारत भी हमारे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं इस चीज को थोड़ा मनीष डिटेलिंग करूंगा, फिर अचल सर के पास भी आऊंगा। आइए जरा यहां पर क्विकली मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान ने जो हरकत की है बड़ी हैरान करने वाली है। पाक राजदूत ने क्या कहा है, आइए देखते हैं, दिखाइए जरा यहां पर। उन्होंने जो जो कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। भारत में मुसलमान खतरे में है। अच्छा, बीजेपी आरएसएस उग्रवादी संगठन की तरह है। आरएसएस जैसी ताकतों की वजह से अशांति, आतंकी हिंसा, आतंक, अतिवाद की प्रतिक्रिया, ये सारी चीजें। पाक की सच्चाई क्या है? पाक राजदूत ने क्या कहा? भारत में मुसलमान खतरे में है, अल्पसंख्यक तबाह, बलूचों का कत्लेआम, ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाक राजदूत ने कहा बीजेपी आरएसएस उग्रवादी संगठन की तरह है। पाकिस्तान की सच्चाई क्या है? यहां हुक्मरान आतंकी सरगनाओं के गुलाम हैं, सबको पता है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। आरएसएस जैसी ताकतों की वजह से अशांति है। पाक राजदूत ये कह रहे हैं। आतंक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है? अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 145 से ज्यादा पाकिस्तानी यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें है। नेक्स्ट, आतंकवादी हिंसा, अतिवाद की प्रतिक्रिया, इस्लामिक कट्टरपंथियों की हकीकत दुनिया जानती है। व्हाट अ जोक! पाकिस्तान ये क्या कहना चाहता है? मैं अचल सर के पास आऊंगा। सर, इन सब बातों का यूएन में कोई असर होता है कि नहीं होता है जब पाकिस्तान ऐसी बात करता है? देखिए निशांत, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजेंडा है वो है एंटी इंडिया रिटोरिक। ये आज हर समय वो किसी नए मुद्दे की तलाश में रहता है। सबसे पहले उसके पास एक कश्मीर का मुद्दा था। कश्मीरी लोगों को पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के नाम पे हर मुमकिन फोरम पे, हर जगह वो इस बात का राग अलापते थे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। फिर जब उसके बाद अगस्त 5, 2019 में हमने ये एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और उसके बाद रीऑर्गेनाइज किया स्टेट को, तो कश्मीर पे बोलने के लिए उन्हें फिर एक मुद्दा मिल गया। लेकिन हम अगर उनके पूरे इस इतिहास पर नजर डालें तो उसका जो आउटकम है वो अब तक जीरो रहा है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको बात को पूरा एहसास है कि पाकिस्तान जो बोलता है भारत के खिलाफ में, ये सिर्फ एक रिटोरिक है, एक प्रोपेगेंडा है, एक फॉल्स नैरेटिव है। एंड पूरी दुनिया जो है इस नैरेटिव को ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं कि नकार चुकी है। लेकिन ये इनकी फितरत बन चुका है कि हर मौके पे अपने पाकिस्तान में हो रही समस्याओं से मुझे एक बात बताइए, क्या इसका कोई भी ताल्लुक एफएटीएफ की जो आज एक बैठक चल रही है उससे है? क्या पाकिस्तान उसको भारत को थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश करना चाहता है परसेप्शन बिल्डिंग के लिहाज से? देखिए, भारत को बदनाम करने का एजेंडा एक तरफ है। जहां तक एफएटीएफ की बात आप कर रहे हैं तो एफएटीएफ में दुनिया का जो परसेप्शन बनाने की दिशा में वो एक झूठे सच्चे मुकदमे, जब भी ऑन द ईव ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मीटिंग होने वाली होती है एफएटीएफ की, तो वो पाकिस्तान में कुछ ऐसे सिंबॉलिक एक्शंस किए जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर नजरबंदी लगा दी जाती है, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जो एक वाइट वॉश करने का तरीका है वो चलता आ रहा है। वो उनकी कोशिश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इन्फ्लुएंस करने की दिशा में वो एक अलग तरीके से काम सर, क्योंकि हम इस बारे में जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ और चीज यहां पर शेयर करना चाहूंगा। पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ज्वाइंट ग्रुप की आज अहम बैठक। बड़ी खबर, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने पर होगी समीक्षा। पाक को दिए एफएटीएफ के 27 पॉइंट्स पर आज चर्चा। टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान के एक्शन पर आज समीक्षा। अब तक 27 में से 21 पॉइंट्स पर पाक ने लिया है एक्शन, ये वो क्लेम कर रहा है। मनीषा, एफएटीएफ में
आज एक बैठक हो रही है, लेकिन रिव्यू शायद फरवरी को होगा। क्या समझा जाए, आज क्या होगा? देखिए निशांत, FATF की जो मुख्य बैठक तो फरवरी में होगी, लेकिन उसी का एक संगठन है एशिया प्रशांत ग्रुप, और उस मामले में उसने पाकिस्तान को रिव्यू किया है। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक FATF ने पाकिस्तान को 27 में से 21 पॉइंट में कहा कि आपने तो अपना काम कर लिया, लेकिन इन 6 पॉइंट पर काम करना है। और वो 6 पॉइंट क्या है? वो 6 पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के 1267 और 1373 कमेटी के तहत जो प्रतिबंधित आतंकवादी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। जो आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग के मामले में सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और देखिए, इस बैठक से पहले उन्होंने क्या झांसा चला कि मसूद अजहर के नाम से एक वारंट निकाल दिया, जख्मी को दिखाने के लिए 15 साल की कैद की सजा सुना दी। और इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये सारी कार्रवाई दिखावे की है, क्योंकि असल मकसद आज की बैठक और फरवरी की बैठक से सबका ध्यान भटकाना है। जी, लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों को जरा वॉल पर कुछ दिखाऊंगा, राजन सर के पास आऊंगा। आइए जरा यहां पर तेजी से, बहुत तेजी से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, इसको देखिए और समझिए। जरा देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं FATF की बैठक से पहले पाक ने क्या कई आतंकियों के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई की है। जरा देखिए आप यहां पर, FATF की बैठक से पहले पाक ने कई आतंकियों के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई की। FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान के पैतरे देखें, जिन आतंकियों को मौत की सजा होनी चाहिए उन्हें FATF की बैठक से पहले जेल में डाला। FATF की बैठक से पहले ठीक पहले ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर को जेल भेजा, हाफिज सईद को और उसके 2 करीबियों को सजा सुनाई गई। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। अब जरा ध्यान से देखें, UN की मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में 146 पाकिस्तानियों के नाम हैं। 146 आतंकियों में कईयों ने भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की, लेकिन पाक ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं सीधे चलूंगा, एक क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा, उसके बाद मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। जल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम पाकिस्तान की आतंकी घटनाओं की बात करें, पाकिस्तान में टेररिज्म की बात करें, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पूरा FATF जो है ये भी एक हॉगवॉश सा बन गया है? क्यों? मलेशिया उनको बचाने के लिए बैठा रहता है, पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना बैठा रहता है, और कोई कार्रवाई उन पे होती नहीं है। 2 साल से ग्रे लिस्ट में है बगैर कोई कार्रवाई किए। देखिए, लगातार भारत इनको इंफॉर्मेशन देता रहा है कि किस तरह से ये टेररिस्ट भारत के बरखिलाफ साजिश करके यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। FATF भी थोड़ा ढीला चलती है क्योंकि चाइना के उस पर बड़ा कंट्रोल रहता है। चाइनीज़ कंट्रोल की वजह से FATF आज तक पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल पा रही है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे और मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि ब्लैक लिस्ट में जाए और उसकी सारी जितनी टेरर फंडिंग हो रही है वो बंद हो। आप बात कर रहे हैं वहाँ पे जो 27 में से 21 बातें मानी है, मैं कहता हूँ 27 में ना 27 नहीं मानी होंगी, ये सब झूठ बोलते हैं। The biggest liar country in the world today not only is promoting terrorism but also the biggest liar country in the world today. Absolutely. सारी विश्व जानती है। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को पूछें तो हर एक मेंबर ये कहेगा कि पाकिस्तान इज द बेस वेयर टेररिज्म ग्रोज। Absolutely. हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि जहाँ पर तो आप इनको स्नेक्स को दूध पिलाते हैं। ये आज की नई बात नहीं है। विश्व में मुझे 2 कंट्रीज दिखा दीजिए वर्थ दी नेम जो एक इंटरनेशनल फोरम में अपनी एक कोई स्टेटस रखती हो जो कहे कि टेररिज्म में ही, पाकिस्तान में ही टेररिज्म की जन्म होता है, वहीं से वर्ल्ड। मुझे एक आदमी ऐसा दिखा दीजिए भारत के अंदर जो कि एक टेररिस्ट घोषित किया गया हो। मैं समझता हूँ कि एक जो हादसा हुआ था उसमें भी सारे प्रूफ निकल चुके हैं कि RSS में कोई हाथ नहीं था। ये सब फिक्टिशियस बातें निकली हैं। इसका काफ़ी सबूत आपके सामने आ चुका है। इस वक्त डिबेट में देना हुआ मेरे ख्याल से शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि भारत के अंदर एक भी बंदा नहीं मिला। मुझे एक चीज बताइए, क्या भारत को FATF को लेकर जो अपना एक्साइटमेंट है या जो उम्मीद है वो अब बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है वो ब्लैक लिस्ट तो होंगे नहीं, कभी ग्रे लिस्ट में रहेंगे और ग्रे लिस्ट से कभी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ब्लैक लिस्ट तो कभी नहीं होंगे। नो देखिए, ये एक हद तक ठीक भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कंटिन्यूअसली कि we have to keep the pressure on the world community. Understood. We have to keep the pressure in the United Nations. Understood. And we have to keep the pressure in the FATF. हम ये नहीं कहेंगे कि साहब पिछले 4 साल से नहीं कर रहे तो Point हम noted. छोड़ दें इस बात को, नहीं Point छोड़ेंगे accepted. हम। देखिए, Accepted. इस देश ने हमें बड़ी दुख पहुंचा रखा है। अंडरस्टूड।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी ऑन वन साइड एंड बॉर्डर एक्शंस एंड बॉर्डर एक्शंस ऑन द अदर साइड। आप ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी ऑन वन साइड एंड बॉर्डर एक्शंस ऑन द अदर साइड। देखिए, डिप्लोमेसी एक तरफ है और जो हमें बातें करनी है वो एक तरफ हैं। ओके। और अगर आपको मालूम होगा शायद ये कि अगर इस किस्म की हरकतें चलती रहीं तो भारत सरकार, भारत सेना इनके बरखिलाफ जो पहले 2-3 दफा कर चुकी है वो दोबारा करने की काबिलियत रखती है। पॉइंट नोटेड सर। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा, एक बड़ी खबर आ रही है, मनीष इसको ब्रेक कर रहे हैं, प्लीज पार्डन मी। राजनाथ सिंह की चीन पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, बड़ी खबर, दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहते हैं राजनाथ सिंह, किसी भी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, भारत के सम्मान पर आज नहीं आने देंगे। क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने, आइए देखते हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर भी, वेस्टर्न फ्रंट पर भी किस बहादुरी और किस जज्बे के साथ हमारे जवान अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं। और इसके पहले भी जिस तरीके से करके दिखाया है आतंकवादी ठिकानों पर, भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने में जो कामयाबी हासिल की है, भारत के इतिहास में बेमिसाल। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहता, किसी के साथ भारत युद्ध नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं सभी के शांति, पड़ोसी के साथ भी शांति चाहते हैं, और विश्व की जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ हम शांति चाहते हैं, हम मैत्री चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं सबके साथ। सीधे तौर पर राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं खबर की ओर, और मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा ट्रंप के नए वीडियो में बदले अंदाज। बड़ी खबर, महाभियोग की कार्रवाई के साथ ट्रंप ने जारी किया अपना नया वीडियो। कैपिटॉल हिल की हिंसा को ट्रंप ने बताया गलत। नए वीडियो में महाभियोग पर के ऊपर साधी चुप्पी, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर से। क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने, यह बताने से पहले बहुत क्विकली मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसका मतलब यह है कि ट्रंप जो है वो मेलो डाउन कर रहे हैं। देखिए निशांत, मैं और आप ऐसे कम से कम 3 या 4 मौके तो रहे ही हैं जब बहुत करीब से हम लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा है। लेकिन आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप दिख रहे हैं ना, एकदम डिसेंट बॉय वाले, लॉ अबाइडिंग सिटीजन वाले, ये कम से कम वो ट्रंप नहीं है जिन्हें हम सब या पूरी दुनिया जानती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि पिछले 8 दिन में अमेरिका ने जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, अमेरिकी लोकतंत्र ने जो अपनी ताकत दिखाई है, उसकी वजह से दुनिया में अपने को सबसे शक्तिशाली मानने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप को अब समझ में आया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है और उसकी क्या सजा हो सकती है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, पहले और बाद में। आज क्या कहा और उस दिन हमला हुआ था वो दोनों क्या कहा था, आइए देखते हैं। I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, वीकनेस और स्ट्रांग बताने का, और कैपिटल हिल जाने की बात की थी। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन कुमार के पास। सर, महाभियोग पर कुछ भी नहीं बोला ट्रंप ने, और जो हम देख रहे हैं ही इज क्वाइट ऑन इट। क्या समझा जाए? इज ट्रंप शेकन? क्या ट्रंप हिले हुए अंदर से अब? जी बिल्कुल निशांत, आपने सही समझा। ट्रंप साहब को अब जाके डर लग रहा है। पहले वो वहां पे उकसाने का काम कर रहे थे, आग में घी देने का काम कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि किस ढंग से कैपिटल हिल में जो अटैक हुआ था उसमें सीधी जिम्मेदारी ट्रंप के पास थी।
लेकिन जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें कैबिनेट ने पास कर दिया, आपने देखा है, और 232 लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी उसको पास कर दिया है। तो ट्रंप को दो डर लग रहा है, एक तो इम्पीचमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पीचमेंट से वो इसलिए नहीं ज्यादा डरते हैं क्योंकि उनका इम्पीचमेंट पहले भी हो चुका है। क्योंकि आपने बात की इम्पीचमेंट की, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आप जो दूसरी चीज बता दीजिए वो बता दीजिए। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। आपने कहा कि उनको इम्पीचमेंट से डर नहीं लगता, लेकिन दूसरी चीज जी, दूसरी बात यह है कि उनको यह भी लगता है कि कांग्रेस वहां पे इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट में कर सकती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर उनको गिल्टी पाया गया तो उनको सजा भी हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वह जाने से पहले अपने आप को सेल्फ पार्डन न कर दें। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना है कि लेकिन राजन सर, एक बहुत बड़ा उसमें लूप ये है, उनकी गद्दी छोड़ने के बाद भी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा सकता है। देन ही विल हैव नो पावर्स। जी बिल्कुल सही बोला आपने कि उनके जाने के बाद उनको डर है कि अगर उनके इन्वेस्टिगेशन प्रूव हो जाते हैं, और ये प्रूव होने के काफी चांसेस हैं क्योंकि कांग्रेस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी आ गई है, तो उसके बाद उनकी सजा की संभावना बनती है। क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा सर, इसको आगे बढ़ूंगा। और अचल सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बने ट्रंप। बड़ी खबर, ट्रंप के पर देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने का आरोप। महाभियोग चलाने के प्रस्ताव में कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी किया वोट किया। बाइडेन ने कहा ट्रंप के खिलाफ अर्जेंट बेसिस पर कार्रवाई हो। जो बाइडेन ने यह कहा है, और जो बाइडेन ने क्या क्या कहा है यह दिखाने के लिए मैं जो बाइडेन वाली जो ग्राफिक्स है सिर्फ उस पर आऊंगा। आइए, जो बाइडेन ने क्या क्या कहा यह आपको बताना बहुत जरूरी है। आप यहां पर देखिए जो बाइडेन ने जो कहा है। आइए इसको प्लीज प्ले करें राहुल, यह हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जो बाइडेन पद संभालने से पहले एक्शन मोड में आए जो बाइडेन। नंबर 1, ट्रंप पर हो तत्काल हो एक्शन। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप पर अर्जेंट बेसिस पर कार्रवाई की जाए, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। क्या कहा उन्होंने? सीनेट महाभियोग पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं। बाइडेन ने कहा महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में 232 सांसदों ने वोट किए, महाभियोग के खिलाफ 197 सांसदों ने वोट किया। महाभियोग की डिटेलिंग मैं आपको अब से कुछ ही क्षणों में देने जा रहा हूं, लेकिन जो बाइडेन वाला मैं चाहूंगा राहुल इस ब्रेकिंग और ग्राफिक्स को एक साथ लें आप तुरंत। आंचल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बाइडेन ने यह कहा है कि जो सेनेट का अर्जेंट बेसिस पे काम है उसी के साथ ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई को परस्यू किया जाए। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, वो ट्रंप को आसानी से नहीं जाने देंगे। हाँ जी निशांत, मेरा रीडिंग है, मैंने उनका जो स्टेटमेंट है, जो वीडियो है, वो मैंने भी ध्यान से देखा और सुना है। निशांत, जो मेरा रीडिंग है उसमें ये बन रहा है कि जो बाइडेन पब्लिक में ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है इस इम्पीचमेंट के बारे में, लेकिन वो सेनेट से ये कह रहे हैं कि while you are doing your fulfilling your constitutional obligations, साथ ही साथ दूसरी प्रायोरिटीज का भी ध्यान में रखिए। वो बैलेंसिंग करके कहना चाहते हैं, मैसेज वो ये देना चाहते हैं इम्पीचमेंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी दूसरी प्रायोरिटीज है, वो पेंडेमिक 19 है, पेंडेमिक 19 से होने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके साथ जो उन्होंने उन्हें रिलीफ मेजर्स के लिए लॉज बनाने हैं, फिर सेनेट की वो जिम्मेदारी है कि उनकी जो उन्होंने अपने सेक्रेटरीज नॉमिनेट किए हैं उनकी हियरिंग करनी है, उनको कंफर्म करना है, तो बहुत सी दूसरी। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आंचल सर, आपका जो रीडिंग है, और इस फ्रेम को चेंज मत करेगा, क्या अमेरिका ट्रंप को लेसन सिखाना चाहता है? और मैं बात कर रहा हूं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट की। इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो ये वहां की डेमोक्रेसी की कमजोरी मानी जाती, उसी के चलते हुए। और देखिए ओपिनियन जो है इस समय, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 10 रिपब्लिकन्स भी हैं जिन्होंने इस बार वोट किया। सर वो डिटेलिंग में देने जा रहा हूं। अचल सर, एक क्विक रिएक्शन जनरल प्रसाद से मैं लूंगा। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, ये फीलर्स नहीं आ रहे हैं, एक ही कंडीशन में ट्रंप 2024 का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तब होगा कि जब वो इंपीच नहीं होंगे। अमेंडमेंट 25 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, माइक पेंस ने ही इज पुट हिज फुट डाउन। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं है, दे वांट टू इंश्योर कि ये आदमी अब अगली बार भी चुनाव ना लड़े? देखिए रिपब्लिक पार्टी में खुद ही थोड़ी सी फूट पड़ गई है। Yes. मैं तो ये कहूँगा कि 6 जनवरी से पहले ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो 6 जनवरी को जो हरकतें हुई उससे वो खुद पछता रहे हैं। हिंदी में एक पुरानी कहावत है निशांत, आपको मालूम होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो वो बोल गए उसके बाद तो उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी,
उन्होंने अपनी जो डेमोक्रेसी की जो मंदिर है, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पर अटैक करने के लिए लोगों को उकसाया है। अंदर की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में ना केवल रिपब्लिकन पार्टी बल्कि जो पॉपुलैरिटी थी उनकी वो कहीं परसेंटेज डाउन हो गई है। तो उनका आने का तो मेरे ख्याल से कोई संभावना इन द फ्यूचर है ही नहीं, चाहे वो इम्पीच हो चाहे इम्पीच ना हो। ये अवश्य चाहते होंगे कि आपकी जो बात है, वो लेट मी ऐड सम क्रेडिट्स टू इट। जी प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, यदि इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ये चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की बेइज्जती तो काफ़ी ट्रंप साहब ने करा दी, अब ये ना हो कि कहीं इम्पीच भी हो जाएं जिससे और रिपब्लिकन पार्टी की भी बेइज्जती हो। रिपब्लिकन पार्टी इज गोइंग टू गो टू द डंप्स टू अ लेवल वेयर दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिजरेक्ट अगेन। आप तो ये बोल रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपकी बात को वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं जरा अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। महाभियोग ट्रंप पर चलाना आसान नहीं है। क्यों है, आइए देखिए। अब मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, इसको देखिए, समझिए, जानिए। ट्रंप पर महाभियोग चलाना आसान नहीं है। रिपब्लिकन सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन तो किया, लेकिन वो जानते हैं कि कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, देखिए क्यों। ट्रंप को हटाने के लिए 17 रिपब्लिकन का पाला बदलना जरूरी है। देखिए यहां पर सेनेट में वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के हाथ में बहुत कुछ है। वो पहले ही ट्रंप का साथ देने की बात कह चुके हैं, बावजूद इसके कि वो वेडनेसडे से ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। सेनेट के 100 में से 67 सांसद महाभियोग के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो प्रस्ताव पास होगा। नेक्स्ट, अभी सेनेट की संख्या 98 है। महाभियोग को मंजूरी के लिए 65 वोट चाहिए। 50 सीटें रिपब्लिकन और 48 डेमोक्रेट्स के पास हैं। 17 रिपब्लिकन अगर पाला बदलते हैं तो 65 वोट हासिल हो जाएंगे और महाभियोग मंजूर हो जाएगा। लेकिन 17 बदलेंगे क्या? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 10 रिपब्लिकन सांसद ट्रंप के खिलाफ वोट कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि सेनेट में कितने रिपब्लिकन सांसद महाभियोग का समर्थन करते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि सेनेट में ट्रंप के खिलाफ कितने रिपब्लिकन जाते हैं, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो इससे उन्हीं की थू-थू होगी। लेकिन इस वक्त एक बहुत शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। भारत के खिलाफ WHO की खतरनाक करतूत। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से दिखाया अलग। वर्ल्ड मैप में चीन की तरफदारी करता दिखा WHO। बार बार दिखा रहा है भारत का गलत नक्शा। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, बार बार एक मिस्टेक, एक गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वो गलती नहीं, वो आदत बन जाती है। WHO की आदत कब सुधरेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी वजह से बार बार ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से WHO चीन के हाथ का खिलौना बना हुआ है। देखिए, WHO की तरफ से पहली बार तो यही सफाई दी गई कि हम UN द्वारा जो सैंक्शन मैप होता है वो दिखाते हैं, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब उनको पॉइंट आउट किया गया, बार बार पॉइंट आउट किया जाता है कि भारत का सही नक्शा ये है, इसके बावजूद वो WHO की तरफ से वो नक्शा दिखाया जाता है जो UN नहीं बल्कि चीन द्वारा सैंक्शन है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि WHO फिलहाल किस भूमिका में है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस मामले में भारत सरकार खास करके एक ऐसे मौके पर जब WHO की जो वर्किंग कमेटी है उसके चेयरमैन खुद अभी डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो ऐसी स्थिति में इस पूरे मसले को न सिर्फ उठाया जाना चाहिए बल्कि WHO के साथ बहुत ही सख्ती के साथ जवाबदेही। मनीष, मैं एक बार क्विकली इस खबर को बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी WHO के लिहाज से एक बड़ी शॉकिंग खबर बता रहा हूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उसमें कौन किससे मिला हुआ है। देखें यहां पर WHO ने एक बार फिर भारत का गलत नक्शा दिखाया है। अगर यहां पे नक्शा होता तो और अच्छा होता, बट एनीवे नेक्स्ट चेंज ओवर करें। WHO ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग शेड में दिखाया। अलग शेड में क्यों? नेक्स्ट, चीन को अलग क्यों नहीं दिखाता है? वो अक्साई चीन को अलग क्यों नहीं दिखाता है? POK को अलग क्यों नहीं दिखाता है? और ये देखें, शक्सगाम घाटी को WHO ने चीन का हिस्सा बता दिया। लीजिए, क्या यह हरकत इजराइल के साथ कर सकता है WHO? भारत ने टेड्रोस को चिट्ठी लिखकर कहा फौरन सुधार लीजिए गलती। ये है टेड्रोस, जिनको चाइना का पिट्टू कहा जाता है। ये वो है जिन्होंने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस में मिस इन्फॉर्म किया और इनके खिलाफ बकायदा केस होना चाहिए। बट एनीवे नेक्स्ट, आइए यहां पर चेंज करें क्योंकि इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। सितंबर में भी भारत WHO को चिट्ठी लिखकर सख्त विरोध जता चुका है। नेक्स्ट, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं और यह बड़ी खबर आप देखें। दुनिया के कोरोना सेंटर वुहान से बड़ी खबर इस वक्त। कोरोना की जड़ तक पहुंचने के लिए WHO की टीम पहुंची वुहान, और वो भी
चीन से गिड़गिड़ाकर, मन्नतें मानकर कि हमें आने दो, हमें आने दो। WHO टीम को चीन ने 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन रहने के लिए कहा है। WHO के 10 एक्सपर्ट्स की टीम वुहान पहुंची, कोरोना वायरस कहां से आया जांच करेगी WHO की टीम। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, मैं सीधे चलूंगा यहां पर और मैं एक चीज जानना चाहूंगा। राजन सर मेरे साथ है। सर ये क्या मजाक है? WHO अब तो ये प्रूफ हो गया दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ चाइना। चीन के खिलौने की तरह खेल रहे हैं, लेकिन वो मिन्नतें मान के पहुंचते हैं जब चीन ने सब कुछ हटा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद वो जाकर पहुंच जाते हैं कि देखिए हम आ गए। बताइए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो टेड्रोस है उनका जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें चीन ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। और फिर जब अमेरिका और चीन के बीच में कोरोना वायरस के को लेकर जब वॉर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट हुए थे तो उसमें जो टेड्रोस की भूमिका है वो काफी संदेहास्पद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने चीन को उस ढंग से सपोर्ट किया था और इसके कारण से उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। राजेश सर मैं आपसे एक बहुत बड़ी कि बात पूछ रहा हूं, प्लीज पार्डन मी, मैं आपको रोक रहा हूं, इसी फ्रेम को रखिएगा। देखिए सर मुझे एक बात बताइए, जब पहले खबर आई कि WHO की टीम को अनुमति नहीं दी गई, पहले तो अगस्त में ये लोग गए, सिर्फ बीजिंग में बैठकर वापस आ गए अपने होटलों से। उसके बाद जब ये खबर आई कि WHO की टीम ने कहा कि हमें वीजा नहीं दे रहे, उसके बाद चीन ने एकाएक फैसला किया कि हम 21 दिन का क्वारंटीन लगाएंगे जो भी आएगा विदेश से, और फिर WHO की टीम आती है, वो क्वारंटीन में चली गई। आपको ऐसा नहीं लगता है कि WHO और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दे आर हैंड इन ग्लव? देखिए, इसमें सारे चूंकि WHO में इंडिया भी है और बहुत सारे मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन का इन्फ्लुएंस अभी ज्यादा है टेड्रोस के कारण से। लेकिन WHO का रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वह एक अकेला स्वास्थ्य संगठन है पूरे विश्व में जो कि पूरे विश्व में जो इस ढंग के इश्यूज हैं उसको मैनेज कर सकता है। और ट्रंप ने उसकी फंडिंग कट कर दी थी, मना कर दिया था, तो उसके बाद WHO की लेजिटिमेसी 2 कारणों से खत्म हो गई थी। एक तो कि उन्होंने चीन को जिस ढंग से बचाने की कोशिश की थी, और दूसरा कि जो अमेरिका ने उसका जो फंडिंग, मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं सर, राजन सर प्लीज पार्डन मी, बट इज इट द टाइम, क्या समय आ गया है एक और बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने का? मुझे लगता है कि अभी ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वक्त लगता है, काफी टाइम लगता है, कमिटमेंट लगता है, और कई साल 10 साल लग जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में। मुझे लगता है कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, लेकिन इसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत है। लेकिन अभी जो चीन ने किया है, अब आप देखें चीन WHO को अपनी उंगली पे कैसे नचा रहा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जरा देखें आप यहां पर। ये आज की रिपोर्ट है, उसके बाद के फैक्ट्स है। राहुल प्लीज वॉल प्ले करें यहां पर, जो आज की रिपोर्ट है वो देखें आप। कोरोना की जड़ तक पहुंचने के लिए WHO की टीम वुहान पहुंची। ये शी जिनपिंग और टेड्रोस, वाह, इन दोनों के बड़े दूर से कॉर्डलेस अफेयर चलता है। चीन ने WHO की टीम को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में भेज दिया है। 2 हफ्ते आप कुछ नहीं कर सकते, जाइए क्वारंटीन में। चीन ने कुछ दिन पहले ही विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन का फैसला किया, लीजिए, कुछ दिन पहले ही फैसला किया है। चीन ने कुछ दिन पहले ही वुहान के 300 पन्नों का अलग अलग वायरस का डेटा डिलीट किया, लीजिए। चीन ने WHO की टीम के पहुंचने के साथ ही देश में कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया है। WHO की टीम पिछले साल अगस्त में बीजिंग से वापस लौट गई थी। मैं सीधे चलूंगा, सिर्फ इस ग्राफिक्स को ले मनीष झा के पास। मनीष, इत्तेफाक भी इतने इत्तेफाकन नहीं होते, कोइंसिडेंसेस आर नॉट दैट कोइंसिडेंटल। क्या मजाक चल रहा है यहां पर? देखिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। पहले साल तो उनको जाने नहीं दिया, इस बार जब जाने की बात आई, पहले साल वो बीजिंग में ही रह गए थे, इस बार जब जाने की बात आई तो पहले आपने वीज़ा नहीं दिया, और उसके बाद जब वो बीजिंग में पहुंचे हैं तो आप कह रहे हैं उनको कि क्वारंटीन में रहना होगा। कुल मिलाकर मकसद ये है कि केवल खाना पूर्ति हो रही है कि हाँ WHO की टीम गई, इन्वेस्टिगेशन की, और उस बीच वहाँ कहीं कुछ मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन भविष्य में WHO से अगर ये कहा जाएगा कि आपने कोरोना मामले की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, तो वो कम से कम कागज। अच्छा, मैं एक खुलासा करने जा रहा हूं मनीष, आपने जो बात कही है, और मैं कुंदन से चाहूंगा इस पर इनपुट थोड़ी देर के अंदर। उससे पहले आपसे भी एक रिएक्शन लूंगा। हमारे जितने भी मेहमान हैं जरा ध्यान से सुनिएगा सर, फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस। ब्राजील का चीन के कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने चीनी वैक्सीन को महज 50% प्रभावी बताया, 50%। चीन ने इस वैक्सीन को लेकर 75% कारगर का दावा किया था। बाकायदा इस वैक्सीन का रेफरेंस लेकर भारत के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया था। चीन की वैक्सीन कोरोना वैक को लेकर ठगा महसूस कर रहा है ब्राजील, क्योंकि देखिए ब्राजील वगैरह में ही टेस्टिंग चल रही है।
मैं आपको एक खबर पूरी बताऊंगा, आइए जरा वॉल पर मेरे साथ, उसके बाद मैं क्विक रिएक्शन लूंगा। वॉल पर इस खबर को देखें और आप खुद समझे। देखें, इस वैक्सीन को लेकर चीन ने कई देशों के साथ डील की है, लेकिन ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कहा है कि चीन की कोरोना वैक्सीन सिर्फ 50%, यानी 2 में से पता नहीं कौन एक इंसान है जिसको असर कर जाए। हिट एंड ट्राई, चीनी माल है। एनीवे, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर ये हाल ही में सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित इस वैक्सीन को चीन ने 75% कारगर बताया। ग्लोबल टाइम्स में लिखा कि हमारी वैक्सीन अच्छी है, भारत की वैक्सीन खराब है, पता नहीं क्या क्या, हमने आपको खबर दिखाई थी वो। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर चीनी वैक्सीन को लेकर आए नवीनतम परिणाम ब्राजील के लिए निराशाजनक है। ब्राजील में टेस्टिंग चल रही है। बुटानाटन इंस्टीट्यूट के नए डेटा के मुताबिक कोरोना वैक की एफिकेसी रेट 50% है। एफिकेसी यानी प्रभाव कितना है। इससे पहले तुर्की चीन की कोरोना वैक को 91% प्रभावी बता चुका है, लेकिन यह नया डेटा है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर क्विक रिएक्शन। भाई ये बताइए मुझे कुंदन, आप भारत में कोरोना वैक्सीन को कवर कर रहे हैं, कोरोना के पूरी चीज को कवर कर रहे हैं, खुद आपने वैक्सीन शॉट सबसे पहले लिया। भारत तो ये वैक्सीन नहीं लेने वाला है ना भाई? देखिए, मैं 2 बातें बताना चाहूँगा जो जानकारी दर्शकों को ज़रूरी है। एक तो ब्राज़ील एक विशेष विमान भेज रहा है पुणे, जहाँ से कि जो सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन है उस विशेष विमान से ब्राज़ील जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर टिकी है और हम क्रेडिबल हैं। चाइना जो 6 महीने पहले वैक्सीन बना के बैठा हुआ है, उसके फर्जीवाड़े को सब समझ रहे हैं। 2 वैक्सीन, सिनोवैक्स और कोवैक्सीन और दूसरा सिनोफार्म, 2 वैक्सीन वो पहले ही बना के रह चुका है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उसकी इफिकेसी उतनी नहीं है जितना वो दावा कर रहा है। हम पहले से ही दावा कर रहे हैं कि 70% सीरम ने या पहले ही दावा किया है कि हमारा है। 70% है का मतलब है। शायद यही वजह है कि दुनिया के देश अपने स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स हमारे देश भेज रहे हैं कि हमें भी वैक्सीन दीजिए ताकि हम अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सके। पहली बात ये तो एफिकेसी की बात हुई। और दूसरी बात, जो हिंदुस्तान का वैक्सीन है वो अभी तक हिंदुस्तान ने जो दावा किया है उस दावे पे पूरी तरीके से ये वैक्सीन खरी उतरी है। यू आर एन एग्जाम्पल, आप खुद एक एग्जाम्पल है उसका कुंदन, आपने वैक्सीन लगवाया है, आप खुद एक एग्जाम्पल है उसका। बिल्कुल, सितंबर में मैंने वैक्सीन लगाया और आज जनवरी का महीना चल रहा है। मैं बिल्कुल ही सेफ हूँ और अभी तक मैं ही नहीं, जितने लोगों मेरे जानने वालों ने जो टीम की पूरी लगाई गई थी, सारे के सारे लोग सेफ हैं। अच्छा, तो शंकर प्रसाद सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं सर, प्लीज गो अहेड सर। देखिए निशांत जी, एक बात आप सबको मालूम है, हमें मालूम है कि चाइना की 2 चीज़ें बड़ी अच्छी रहती हैं। एक तो वो जो भी आइटम होता है उसकी पैकिंग बहुत उम्दा करते हैं। देयर पैकिंग ऑफ एनी आइटम इज़ ब्यूटिफुल। दूसरा, वो हर एक चीज़ की कीमत बड़ी कम करते हैं वर्ल्ड कीमत से। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो लोगों को अट्रैक्ट करती है चाइनीज़ गुड्स खरीदने के लिए। वही बात आप देख रहे हैं इस वैक्सीन के लिए। जब ये वैक्सीन आप देखेंगे तो इसकी पैकिंग मैं समझता हूँ वर्ल्ड के अंदर बेस्ट लुकिंग पैकिंग होगी, बड़ी शानदार पैकिंग करके भेजेंगे और इसकी कीमत भी कम होगी। तो इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, चाइनीज़ गुड्स खरीदते हैं। आप चाइना की कोई भी चीज़ ले लीजिए, छोटी से छोटी से बड़ी चीज़ ले लीजिए, उसकी लाइफ तो कुछ होती नहीं है। वो देखने में बड़ा सुंदर लगेगा लेकिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। वही वैक्सीन के साथ है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा होगा। क्या ये बात उनके आर्मी एयरफोर्स इक्विपमेंट के लिए भी ट्रू है सर? एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूं एक दिन ट्रायल करके देख लेना। मैं तो उनसे आपसे कब से कह रहा हूं कि 6 महीने से कह रहा हूं कि एक दिन ट्रायल करके देख ले चाइना कि कितनी काबिलियत उसकी ट्रुप्स की है और कितनी काबिलियत उसके हथियारों की है और जो ट्रुप्स हैं उनके हथियार चलाना भी जानते हैं कि नहीं। उनके बाकी सारी चीजों के लिए भी आपने बहुत अच्छा हमें यहां पर बता दिया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूंगा, कोरोना वैक्सीन के लिए चीन रूस के भरोसे बैठा है पाकिस्तान। फरवरी के मध्य तक पाकिस्तान को चीन से मिलेगी वैक्सीन। चीन की सिनोफार्मा की सिनोवैक वैक्सीन पाकिस्तान को मिलेगी। चीन की सिनोवैक वैक्सीन पर दुनिया भर में उठ रहे हैं सवाल और यह अपने आप में एक बड़ा अजीब सी बात है। मैं क्विक रिएक्शन मनीष से लूंगा। मनीष, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, पहली ब्रेकिंग जो अभी हमने ब्राजील वाली दिखाई और ये दोनों साथ साथ दिखाएं। मनीष, पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चीन पर इतनी है, वो खुद ही पैसा दे रहे हैं और बोल रहे हैं हम ही से सामान खरीदो और जो भी है वो खरीद लो। देखिए, इसके बावजूद कि पाकिस्तान की पूरी तरह से निर्भरता चीन पर है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम में इस बात को लेकर बेहद गुस्सा है कि उनके ऊपर चाइनीज वैक्सीन का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा। उनका कहना यह है कि चाइनीज वैक्सीन को आज की तारीख में कोई नहीं इस्तेमाल करने को तैयार है, फिर पाकिस्तान को क्यों मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान बहुत उम्मीद लगाकर इस मामले में सार्क के नाम पर भारत से लगाए हुए बैठा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का यह भी कहना है कि
चीन की जो वैक्सीन है वो केवल और केवल कुछ विकासशील देशों में ही उसको ट्रायल के लिए रखा गया था। तो जी। ऐसी स्थिति में उसकी न सिर्फ विश्वसनीयता बल्कि सुरक्षा को लेकर भी पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। अब बाकी पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं, तो उन्हें काम भी इसी से चलाना पड़ेगा। अच्छा मनीष, लेकिन इस बीच मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है और मैं कुंदन से उसमें इनपुट लेना चाहूंगा। कोविड-19 का दूसरा साल पहले की तुलना में ज्यादा भयंकर हो सकता है, WHO ने कहा है। उत्तरी गोलार्ध के देशों में कोरोना वायरस का खतरा फिर बढ़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन देशों को आगाह किया है 2 हफ्ते बाद कई देशों में कोरोना मरीजों की तादाद में फिर इजाफा होगा और भारत में इजाफा होना वैसे शुरू हो चुका है। 12 से कब 15 और फिर 16,000 हो गए, पता भी नहीं चला। कुंदन, ये इसके ऊपर क्या इनपुट आ रहा है? देखिए, बार बार WHO और अलग तरह के संगठनों से ये बातें आ रही हैं कि जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन है और नए वेव के साथ आ रहा है जो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। यूरोपियन देशों में हम पहले भी देख चुके हैं निशांत कि इस तरह की खबरें आ चुकी है। अमेरिका में अभी भी देख रहे हैं कितनी सारी मौतें होती हैं। हिंदुस्तान का जो अभी का ट्रेंड जो देखा गया था वो धीरे धीरे जो है कम होता गया था, लेकिन जो नया स्ट्रेन ब्रिटेन से आया था उसके बाद की स्थिति आपने देख लिया। अभी तक 109 लोग उससे संक्रमित हो चुके हैं। इस तरह से अलग अलग देशों से जो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं WHO भी परेशान है और इस परेशानी को सबके साथ वो शेयर कर रहा है। लेकिन क्या भारत तैयार है कि वो हिंदुस्तान क्या भारत तैयार है इससे निपटने के लिए? क्योंकि हमारे यहाँ फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और हिंदुस्तान की तैयारियों का आलम यह है कि एयरपोर्ट पे ही उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब बना दिया है हिंदुस्तान में। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो आज ही उसका उद्घाटन भी क्योंकि हुआ। आपने जो बात तो बताई है, अब मैं सीधे आगे चलूंगा। इस शो को क्लोज करने से पहले सभी मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन नए वायरस से प्लीज हमारे जितने भी दर्शक हैं बच के रहें, अभी भी एहतियात बरतें, क्योंकि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का कुल आंकड़ा 109 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए स्ट्रेन पर जानकारी दी। 11 फरवरी तक 96 और 13 जनवरी तक 102 लोग थे संक्रमित। नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोग भी आइसोलेटेड हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।